कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से आई थिंक शुगर या डायबिटीज का भी वो फिर सारा हाइपरटेंशन, शुगर, फिर वो बीमारियों की मतलब लिस्ट बैलेंस है। बिगड़ जाता है फिर तो आपने इनवाइट कर दिया ना, दरवाजा खोल दिया, आओ। कई बार लोग सैड होते हैं तो उसे डिप्रेशन का नाम दे देते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ा ही शौक होता है कि हमें बहुत बड़ी बीमारी है। हीलिंग क्या है? अब जिस तरह की प्रॉब्लम आई उसको उसी के अनुसार हील करना है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है। मैम एक केस हुआ, मैं 2 पूछा था, दूसरा बता दीजिए। दूसरा आपको याद है कि 2 पूछे थे आप? हिप्नोटाइज और माइंड रीडर 2 अलग अलग है कि? हमें लगता है ऐसे ही छुटपुट है, मैं तो ऐसे छोटे गांव से आता हूँ, मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगी, बस आप हाथ लगाएं और आपके पास ऊर्जा है, आप ठीक कर दें। आई एम अट्रैक्टिंग $10,000 इन नेक्स्ट 3 days। भगवान ने मेरे ही साथ ऐसा तो आपको क्या लगता है भगवान किसके साथ ऐसा कर दे तो आप खुश हो जाएंगे? आपका जो विजन है फ्यूचर के लिए वो बहुत अच्छा है। प्रेमानंद बाबा जी को मैं बोलना चाहूँगा कि प्रेमानंद बाबा जी को मैं अपना आइडियल मान चुका हूँ। okay. उनकी हर बात को फॉलो भी करता हूँ। हेलो नमस्कार, मैं रियांका ओझा और मेरे को होस्ट ओझा जी आप सभी का स्वागत करते हैं माइक पे इंडिया पॉडकास्ट के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो आज हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं, जो कि सिर्फ अपनी बातों से तन को और मन को ठीक नहीं करते हैं, बल्कि हमारे आत्मा को भी ठीक करते हैं, हमारे आत्मा को भी शांति पहुंचाते हैं। तो चलिए मिलते हैं, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है मिस्टिक पूनम। तो चलिए मिलते हैं उनसे और उनसे इस मिस्टिक और हीलिंग भरी यात्रा में चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पूनम शर्मा, मेरा सोशल मीडिया नेम मिस्टिक पूनम है। मैं सोल हीलर, टैरो कार्ड रीडर और ट्रांसरिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। और मैं लोगों की जब वो दुविधा में होते हैं, परेशानी में होते हैं, मेंटल स्ट्रेस में होते हैं या फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो उसमें उनकी अपनी थेरेपीज के थ्रू हेल्प करती हूँ। मैं ये कह रहा था कि एंजाइटी आजकल मैक्सिमम लोग जो तुरंत एंजाइटी होते हैं डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि एंजाइटी तो आज के डेट में लगभग सबको, इवन मेरे को भी होता है। कई सारे फ्यूचर को लेकर डर लगने लग जाता है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, कहीं कुछ क्रैश ना हो जाए, कुछ ख़राब ना हो जाए। अच्छा चल रहा है तो ये अच्छा चलता ही रहेगा कि नहीं चलता रहेगा। तो ये जो आज भी है और तो 30-40 साल पहले भी था, कई जन्माने से आ रहा है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी जब थे तब सीता मैया का अगर उनका वो हुआ था, क्या रावण ले गया था, हर के ले गया था, तो उनको भी टेंशन होगी, उनको भी मतलब डर लगा होगा अब क्या होगा क्या नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप गट्स सही है, अगर आपके अंदर हिम्मत है कि ये तो लाइफ के पार्ट हैं, आते जाते रहेंगे। 10 दिन ठीक रहता है लाइफ, 10 दिन फिर सही रहता है, सुख दुख है। अगर उसमें आप थोड़ा सा अगर अपने आप को कमज़ोर फील कर लिए तो फिर आपका शरीर और मेडिकल स्टोर बन जाएगा, दवा आपको खाना पड़ जाएगा। गट्स सही है तो आप 10 दिन झेल लोगे, फिर लाइफ अच्छी चलने लग गई, फिर 10 दिन बाद प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा होता है, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, तो आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। एंग्जाइटी क्या होता है, सबको होती है, ठीक है। सैडनेस क्या है, सबको होती है। लेकिन एंग्जाइटी में, अगर एंग्जाइटी प्रॉब्लम कब बनती है, अब मानो आपकी ट्रेन आने वाली है, आप लेट हो रहे हैं, आप गाड़ी से पहुंच रहे हैं, यहाँ रश है, आपकी ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है, आपको एंग्जाइटी होगी, नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब कोई चीज़ लंबे समय तक चलती है, अब आप ट्रेन में चढ़ गए, अब बैठ गए मानो, उसके बाद भी आप एंग्शियस हो रहे, परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों को आदत हो जाती है, उनको किसी ना किसी चीज़ के लिए परेशान रहने की बिल्कुल आदत हो जाती है, या फिर किसी एक चीज़ के लिए अगर वो परेशान है कि इसका क्या होगा, वो उससे कभी बाहर नहीं आते। एक शब्द है रेजिलियंस, जिसे हम कहते हैं, मतलब बाउंसिंग बैक। एक बॉल आपने अगर ज़मीन पे फेंकी तो वो, जिसे हम अब हिंदी में कहते हैं ना, टप्पा खा के या बाउंस करके वो वापस पीछे आएगी, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर वो नीचे ही रह गई तो प्रॉब्लम है, और अगर वो लंबे समय तक नीचे रह जाती है और फिर उसको खींचना पड़ता है किसी भी चीज़ को, मतलब अगर आप उस डर की, एंग्जाइटी की या वो नेगेटिव सिचुएशन में जब आप रह ही जाते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है। या बार बार आप जाते हैं और लंबे समय के लिए रह जाते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है। लेकिन टेम्परेरी समय के लिए किसी जो टेम्परेरी कारण है, जो अभी मानो अभी कुछ हो गया, उसके लिए आप एंग्शियस हैं, वो तो आपका एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का। वो तो कई चीज़ों के लिए अगर आप एंग्शियस नहीं होंगे या आपको फियर नहीं होगा, तो वो आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है कि होना चाहिए आपको यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप वो रह ही जाते हैं उस सिचुएशन में और हमेशा लंबे समय तक उसी में रहते, फिर आपकी बॉडी ना एक अलर्ट मोड में रहती है। तो जब आपकी बॉडी अलर्ट मोड में रहती है, ये थोड़ी सी और गहरी बात हो गई, पर चलिए उठी है तो बता देती हूँ।
तो आप कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं। जब आप कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, जिससे आपका स्ट्रेस और बढ़ता है। आई थिंक कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से आई थिंक शुगर या डायबिटीज का भी वो फिर सारा हाइपरटेंशन, जी। शुगर, फिर वो बीमारियों की मतलब लिस्ट बैलेंस है। बिगड़ जाता है फिर तो आपने इनवाइट कर दिया ना, दरवाज़ा खोल दिया, आओ सब बीमारियों को। फिर बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहने लगती है। फिर आप फिर धीरे धीरे आप ना वो पैरासीटामोल वगैरह वाली दवाइयाँ खाने लगते हैं, पेन किलर्स खाने लगते हैं। फिर वो अगेन आपके लिवर को अफेक्ट करती है। तो एक बहुत ही खूबसूरत न्योता होता है बीमारियों को और डॉक्टर्स मतलब बॉडी को मेडिकल स्टोर बनाने का। आइए और मुझे आप बीमारी की उसमें और हेवन में ले जाइए। मैम मैं जानना चाहूँगी कि हीलिंग क्या है। एक्चुअली हीलिंग के नाम सुनते ही काफ़ी लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन है कि कुछ जादू होता है या हाथ पकड़ के जैसे फिल्मों वगैरह या फिर दिखाते हैं। तो एक्चुअली ये हीलिंग क्या है, हमारे मतलब कि जो भी ऑडियंस है हम उनको मतलब कि जो मिसकॉन्सेप्शन है वो दूर करना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हीलिंग बहुत एक पावरफुल पार्ट है, जैसा कि मुझे यहाँ तक पता है। तो हमें हीलिंग का प्रोसेस, हीलिंग क्या है, हमें डिटेल्स में बताइए। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं करती हूँ मैं उसके बेस पे, अपनी नॉलेज के बेस पे और एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताती हूँ। हीलिंग जो है वो बॉडी में एक नेचुरल एबिलिटी है अपने आप को हील करने की, है ना। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है, आप कोई दवाई नहीं खाते, कुछ नहीं, आप सिर्फ धो देते हैं उस घाव को, धीरे धीरे वो खुद ठीक हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, वो हील हो गया। ठीक है। अगर वो चोट को आप उसको अगर घाव को कुरेदते रहेंगे तो वो हील नहीं होगा। अब इसको मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम्स पे लेते हैं। मानो आपको एक दिक्कत आ गई, ठीक है, जैसे अभी हमने बात की एंजाइटी की बाउंसिंग बैक, रेजिलियंस की बात की, तो वो अपने आप हम उसको मान लेते हैं कि ये टेम्परेरी इशू था, बार बार ऐसा नहीं होगा, और आप उससे आगे बढ़ जाते हैं, माने हील हो जाते हैं। अब अगर आप उसी में कुरेदते रहते हैं उस चीज़ को, तो आपके अंदर फिर मेंटल प्रॉब्लम आती है, इमोशनल आती है, एनर्जी लेवल पे सूक्ष्म शरीर में जो सटल एनर्जीज होती हैं वो अफेक्ट होती हैं। आप हर तरह से, आपकी बॉडी, माइंड, सोल, हर चीज़ पे असर पड़ता है। पहले हम जानेंगे कि असर कैसे पड़ा, तभी हम देखेंगे ना उसे कैसे हील करना है। अब जिस तरह की प्रॉब्लम आई उसको उसी के अनुसार हील करना है। तो आपके पास जैसे कि पेशेंट आते हैं जो भी, तो वो ज़्यादातर कैसे पेशेंट आते हैं, मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, या मतलब किस टाइप के पेशेंट आते हैं, आप उनको कैसे हील करते हैं? देखिए, लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके। कई बार लोग सैड होते हैं तो उसे डिप्रेशन का नाम दे देते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ा ही शौक होता है कि हमें बहुत बड़ी बीमारी है। हम उनसे पूछते हैं कि आपको डॉक्टर ने डिप्रेशन कहा है या आप छोटी मोटी सैडनेस को डिप्रेशन कह रहे हैं? तो मेरा ऐसा मानना है, इसे रील वगैरह देख कर इतने डॉक्टर आ गए हैं, बता देते हैं रील वगैरह में कि ऐसा है तो डिप्रेशन है, एंजाइटी। लोग ऐसे भी अपने आप को मान लेते हैं कि मेरे को एंजाइटी। आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, तो लोग को कुछ भी अपने अंदर चेंजेस दिखा तो लोग फटाफट वो सिम्टम्स चेक करके और खुद डॉक्टर बन के समझ आते कि मुझे डिप्रेशन है, चाहे ये है। तो खुद को लेबल लगाने में बहुत मजा आता है उनको लगता है ये बैजेस हैं, ये लगने चाहिए, मुझे ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। उसके लिए भी एक टर्म है, पर चलिए हम अभी टेक्निकल साइकोलॉजिकल चीज़ों में नहीं जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमें जानना है कि दिक्कत क्या है। जैसे मेरे पास अगर कोई आता है तो मैं उससे ये नहीं पूछती कि आप कितने बैजेस लेके आए हो प्रॉब्लम के, आप सिम्टम्स बताएं, आपको क्या हो रहा है और आप क्या इसका सॉल्यूशन चाहते हो। कई बार लोगों को ये सवाल बहुत ख़राब लगता है कि क्या इस तो सॉल्यूशन चाहते हैं तभी तो आए हैं। हाँ जी। लेकिन कई बार वो इसका सॉल्यूशन नहीं चाहते और वो हीलर को या थेरेपिस्ट को फेल करना चाहते हैं। ओके, ये तो एक अलग तरह की कैटेगरी होगी। फिर मेरे पास ज़्यादातर लोग आते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है। हेल्थ प्रॉब्लम, अब आप बोलोगे कि मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हमारी मोर देन 99% ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो साइकोसोमेटिक हैं, यानी कि माइंड से हम सोचते हैं या एनर्जी लेवल से हमें अफेक्ट करते हैं, तो हमारी बॉडी में वो चीज़ आती है। तो धीरे धीरे जब वो लंबे समय तक वो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स या नेगेटिव एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, तो वो शरीर में प्रॉब्लम पहले तो आती जाती रहती है, फिर वो वहाँ घर बना लेती है, फिर वो बीमारी का रूप ले लेती है, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या और भी सभी तरह की प्रॉब्लम्स, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सीडेंट्स है। क्योंकि अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं या आप ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी आप एक्सीडेंट वगैरह में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो
नॉर्मली लोग प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं रिलेशनशिप, मनी, ज़्यादातर रिलेशनशिप, मनी और हेल्थ को लेके जो ब्रॉडर वो पड़ता है वो यही वाला है। तो मेरे को दो एक ऐसे केस के बारे में बताइए जो आपको सुन के बड़ा मतलब कि मज़ा आया होगा, इंटरेस्ट सा लगा होगा कि यार ये कुछ यूनिक नहीं है, कुछ मतलब सबके पास होता है, कुछ ऐसा कोई केस आपके पास आया हो बिल्कुल ही डिफरेंट हो, बिल्कुल ही यूनिक केस हो, मतलब वो सुन के कि आपको लगा, शौक लगा होगा यार ये कैसे हो सकता है, ये कौन सा मतलब बीमारी है, चाहे ये क्या है, चाहे ये कैसा बंदा आ गया, चाहे बंदी, जो कुछ भी, मतलब कुछ यूनिक सा। हमारे व्यूवर जो है वो आजकल यूनिक चीज़ देखने में उनको मज़ा भी आता है, जो कुछ यूनिक सा हो। केस तो देखो सारे यूनिक होते हैं क्योंकि एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता कि ये चीज़ भी हो सकती है किसी के साथ। लोग जब केसेस और प्रॉब्लम्स की बात करते हैं ना तो मुझे उसमें यूनिक और इंटरेस्टिंग वहीं तक लगता है कि मुझे इसमें क्या करना है, क्योंकि दूसरे की मिजरी को लेके हम क्या इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं। जो आया है वो प्रॉब्लम लेके आया है। कई बार ऐसी चीज़ें होती है, मैं आपको एक केस बताती हूँ। जैसे ये एक बच्चा था, छोटा बच्चा, ये बोलता नहीं था, ठीक है। अब इसकी मदर को लगा ये टैरो वगैरह पूछती, तो मैंने कहा आप इससे दिखाइए, स्पीच थेरेपिस्ट को ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया बच्चे का। अब बच्चा जो है अपने थेरेपिस्ट से और अपने साथ वाले बच्चों में जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है उनसे तो बोल रहा है, माँ से नहीं बोल रहा। ओके। तो अब हमने इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, इनकी मदर का। वहाँ पर निकला जाके पास्ट लाइफ में ये बच्चा जो है अपने मदर का एक्सीडेंट हुआ है, ये मर रही है, बच्चा माँ माँ चिल्ला रहा है। बच्चा इतना छोटा है, कुछ 3-4 साल का, जो कि बच्चे को नहीं पता कि माँ मर रही, डेथ क्या होती है। माँ जवाब नहीं दे रही है, तो वो कह रहा है कि तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो, मैं कभी तुम्हारी बात का जवाब नहीं दूंगा, कभी तुमसे बात नहीं करूँगा। ये पास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ में, पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म। अच्छा ये भी होता है ऐसा? ये भी होता है। अभी पहले मैं ये वाला आपको केस कंप्लीट करती हूँ। मैं रुकना चाहूँगा, तो पूर्व जन्म का आपको कैसे पता चला ये? अच्छा, तो मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस करती हूँ और मेरी इसमें फॉर्मल ट्रेनिंग है। मैं ट्रांस रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ जी। एक बहुत बड़े टीवी पे शो भी आता था कि उसको राज पिछले जन्म हाँ, उसको लिटा देते थे और वो बंदा मतलब कि नींद में कैसे चला जाता था और बता रहा था पिछले जन्म में ये था वो था ऐसे, और फिर वो स्टोरी बना के टाइप वो में दिखाते थे। हिप्नोथेरेपी को यूज़ करते हैं। मैं हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, लेकिन हम हिप्नोथेरेपी के अलावा हमारे पास और भी एक टेक्निक होती है जिसे हम उसको उसकी पुरानी प्रॉब्लम से कनेक्ट करते हैं और फिर उसका रूट कॉज जानते हैं और फिर वहाँ से ठीक करते हैं, क्योंकि उसकी जड़ कहाँ है प्रॉब्लम की, उसकी रूट कॉज कहाँ है, ये हम पहले जानते हैं। फिर उसे वो खुद ही देखता है कि उसे कैसे उस समय कैसे हील करना है, कैसे। तो क्या लोग इसके तरफ अभी आ रहे हैं? क्योंकि ये नॉलेज सबको नहीं है, जैसे मुझे भी, मैंने टीवी में देखा था, लेकिन अभी आपने बोला तो मुझे पता चला कि चलो आप तो पास में ही आपको पता है ये चीज़ को, तो ये इसके बारे में लोगों का अवेयरनेस है, लोग इसके बारे में, लोगों को अवेयरनेस बढ़ रही है। पहले लोग सोचते थे सिर्फ ध्यान मेडिटेशन के थ्रू या किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है, क्योंकि उनके बहुत सारे जो पेशेंट हैं उनकी प्रॉब्लम का जड़ अगर पास्ट लाइफ में है तो वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने लोगों ने काफ़ी रिसर्च की और काम किया है। उसी तरह का एक इंस्टीट्यूट है जिसके साथ एसोसिएट होकर हमने पढ़ाई की है, एक कोर्स किया है, और उसमें बहुत सारे केस स्टडीज़ हमें करने होते हैं। ऐसा नहीं कि बस किसी ने कह दिया और मान लिया। तो हमसे प्रॉपर तरीके से हम रिग्रेशन सेशन करते हैं। अच्छा, ये हिप्नोटाइज और माइंड रीडर दो अलग अलग है कि सेम ही है? हिप्नोटाइज एंड माइंड रीडिंग, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ये दोनों में आपकी एक्सपर्टीज है कि सिर्फ एक में है? नहीं, मैं माइंड रीडिंग नहीं करती वो हूँ। क्या तो बोलते हैं, हिप्नोटाइज वाला बताया आपने, वो शायद आप करते हैं। हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये अलग चीज़ें हैं। माइंड रीडिंग में आप किसी का माइंड पढ़ते हैं, वो टेलीपैथी से। वो अलग है। हाँ, फिर वो बच्चे का स्टोरी, तो वो बच्चे की स्टोरी पे वापस आते हैं जी। तो अभी क्या हुआ कि वो बच्चे का अच्छा स्पीच थेरेपिस्ट चल रही है और बाकी लोगों से वो बात कर रहा है, मम्मी से नहीं कर रहा है। अब जब उसका ये इशू रिजॉल्व हुआ, वहाँ पे हम सोल और वो सारा स्टोरी देखते, क्योंकि आपको मालूम है ना, ये बात तो आप भी मानते हो कि सोल की जर्नी जो है वो चलती रहती है और सोल शरीर बदलता रहता है, और जो सोल है वो सारे संस्कार और सारे कर्मा और जितनी भी मेमोरीज है अपने पूर्व जन्म से लेके आती है। ये तो हम अपने हिंदू धर्म की फिलॉसफी में भी मानते हैं, इसी फिलॉसफी से काम करते हैं हम भी। ठीक है, तो अब वो बच्चा जब ये सेशन हुआ उसकी मदर का और उसका मेंटल इशू रिजॉल्व हुआ, तो वहाँ पे उसके बाद वो मदर को रिस्पॉन्ड करने लगा।
क्योंकि अब मैं इसमें बच्चे को पूरा बोलना नहीं सिखा सकती, क्योंकि वो तो अब पूर्व जन्म से क्या क्या और बहुत सारी चीज़ें थी, पूरा केस मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट उसको ये लग रहा था जितना वो बाकी लोगों से बोल रहा है मुझसे तो उतनी बात करे। मदर को लग रहा था। हाँ, तो जब वो होने लगा तो आपस में बहुत रिलेशनशिप इम्प्रूव हुआ फुल फैमिली का। मतलब फाइनली वो केस ठीक हो गया। हाँ, मतलब ये वाला इशू रिजॉल्व हो गया तो मेंटल कितना प्रेशर आप एज अ मदर समझ सकती हैं कि अगर एक बच्चा सबसे बात कर रहा है और आपसे नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मदर बर्थ करती है और फिर सारा बच्चे का जो भी है वो देखभाल वो मदर ही करती है। और वो बच्चा अगर मदर से ही बात ना करे, वो इतना छोटा बच्चा बड़ा होके कोई बात हो गया चाहे कुछ हो गया, किसी वजह से कुछ नाराजगी हुई तो माँ को समझ में भी आता है, लेकिन जो बच्चा भी छोटा ही है तब अगर बात नहीं कर रहा है तो वो मदर के लिए बहुत बड़ा एक इशू हो जाता है। और वो बता नहीं सकता, बच्चा इतना छोटा है, बोल वो पहले से ही नहीं रहा है, तो कितनी दुविधा है आप ये देखिए। तो इस तरह के केसेस मैम एक केस हुआ, मैं 2 पूछा, दूसरा बता दीजिए। दूसरा आपको याद है कि 2 पूछे थे आप? क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे व्यूअर है ना वो कुछ अच्छी चीजें सुनना चाहते हैं, जो जिस कान को अच्छा लगे, तो ठीक है, ये अच्छा चीज है। कुछ अच्छा बताइए, ऐसा ही कुछ हमें नया, मतलब कुछ नया सुनने तो को खराब वाले केसेस तो बहुत होते हैं, मैं वो अच्छा वाला बताती हूँ। नहीं खराब नहीं, मतलब कि जैसे कि कुछ जिससे हमें कुछ यूनिक, मतलब कुछ नया सीखने को मिले, नया जानने को। जिस तरह आँख को कुछ अच्छा देखने का मन करता है, नाक को कुछ अच्छा सूंघने का, हमारा दांत है कुछ चबाने के लिए बेचैन रहता है, वैसे ही कान कुछ अच्छा सुनने के लिए बेचैन रहता है। श्रवण सुख चाहिए आपको। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो बहुत सारे, एक तो नेगेटिव केसेस, नेगेटिव ऐसे होते हैं कि उसको व्यक्ति को पता नहीं होता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं क्यों शादी नहीं कर रही, मैं क्यों, मतलब क्या हो रहा है। तो जब उसे पास्ट में ले जाके, तो उसका कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, ये सब जब उसे हील करके लाते हैं तो उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है। एक तो ये वाली कैटेगरी के लोग हो गए। सिर्फ शादी की बात नहीं करें, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मनी को लेके हो गया। मैं आपको दूसरा बताती हूँ कि हम इसमें ना टैलेंट लाइफ भी एक्सप्लोर करते हैं कि पूर्व जन्म में आपके पास क्या टैलेंट था। अच्छा, ठीक है, तो मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, तो वो बोलते कि यार मुझे पता नहीं हनुमान जी की तरफ मेरे को इतना अट्रैक्शन क्यों है, वैसे तो हिंदू ही थे तो, लेकिन बहुत ओवर है और मुझे ऐसा लगता है मैंने किसी जन्म में साधना की है, तो मेरा पास्ट लाइफ करते। तो हमने किया उनका पास्ट लाइफ, तो उसमें उन्होंने पूरा देखा कि वो पूरा एक संन्यास लेके और जंगल में रह के उन्होंने साधना की और सिर्फ हनुमान जी की उन्होंने उपासना की, साधना की, और बस लोग आते थे तो सिर्फ आशीर्वाद देते थे। तो वो उनका एक, और पूरे पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन में वो सिर्फ उनके आंसू ही बहते रहे। ऐसा नहीं कि उन्हें बहुत बिलीव था ये, वो पूरे कंटिन्यूसली उनके आंसू ही बहते रहे। और हालांकि पॉडकास्ट करने आए थे तो उनको था कि मैं फुल केस डालूंगा, और सेशन पॉडकास्ट के लिए कराया था, लेकिन बोले कि नहीं ये तो बहुत ही, ये मैं नहीं डाल रहा हूँ सोशल मीडिया पे ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। कंटिन्यूस सिर्फ रोते रह गए थे वो पॉडकास्ट में। इसके अलावा टैलेंट लाइफ वाले भी हमने बहुत किया कि कोई म्यूजिशियन था, कोई स्कल्पचर था जो बुत बनाता था, तो उसको समझ नहीं आता कि मुझे क्यों अट्रैक्शन है इस चीज़ के लिए, तो ऐसे वाले केसेस भी निकलते हैं। तो जैसे मैं मान सकता हूँ मेरा म्यूजिक तरफ कुछ ज़्यादा ही रुझान है। बेशक मैं म्यूजिक में ज़्यादा हिट नहीं हूँ, चाहे जो कुछ भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद मैं पिछले जन्म फिर मैं A.R. रहमान रहा होऊंगा। बिल्कुल रहे हो सकते हैं। देखिए ये बात ना आपने बहुत अच्छी की है, हम कई बार अपने टैलेंट को पहचानते नहीं हैं, हमें लगता है ऐसे ही छुटपुट है, मैं तो ऐसे छोटे गांव से आता हूँ, मैं तो हॉबी के लिए छोटा छोटा रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। ऐसे लोग अपने आप को छोटा बना लेते हैं, कई बार हम्बल बनाने के चक्कर में। ठीक है, लेकिन कई बार टैलेंट अंदर बहुत बड़ा पड़ा होता है, पोटेंशियल बहुत बड़ा पड़ा होता है, तो उसे हम जब एक्सप्लोर करते हैं कि वो पोटेंशियल है कहाँ, आपने उसको ब्लॉक लगा लिया। कई बार होता है ना कि कुछ ऐसा आ गया, भाई मानो एक पूर्व जन्म था किसी का जिसमें वो व्यक्ति बुत बनाता था बहुत ही खूबसूरत। अब राजा ने उसको हायर कर लिया और उसको कहा इतने बुत बनाने हैं, तो उसने कहा कि भाई इतने बुत बनाऊंगा तो क्वालिटी नहीं निकलेगी, पर उसने कहा इतने बुत बनाने मना वो कर नहीं सकता था, तो वो ज़माने थे, तो उसने वो बनाने लगा। तो दिन रात क्योंकि क्वालिटी देने के चक्कर में दिन रात, क्योंकि समय भी उतना ही दिया गया इतने समय में, तो वो मिट्टी वगैरह लग के उसके अंदर सफोकेशन और वो सब हो गई, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपका वो टैलेंट जो है, मानो आप कि जब उस व्यक्ति की डेथ हुई तो उसने कहा आज के बाद से कभी मैं बुत नहीं बनाऊंगा।
अब उसके अंदर, उसकी सोल के पास वो सारा टैलेंट था, क्योंकि उसके बाद, क्योंकि उसका इतना खराब एंड हुआ उसकी वजह से, तो उसने ये एक निर्णय ले लिया अपनी डेथ से पहले कि मैं कभी बुत नहीं बनाऊंगा, तराशूंगा नहीं। जी। तो उस फिर वो क्या है कि वो टैलेंट वहाँ पे ख़त्म, दब गया। अब वो तो वो हालात थे। तो अगर हम इस केस में हीलिंग करें तो हम पीछे जाएं, तब हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और वो आदमी को अगर बार बार अब अट्रैक्शन हो रहा है कि मेरा बनाने का मन है, मूर्ति बनानी है, मुझे तराशनी है, मुझे भगवान की मूर्ति बनानी है, मुझे ये बनानी, जो भी बनानी है, तो वो वापस उस अपने टैलेंट को शुरू कर सकता है। मतलब ये तो आपने पास्ट के बारे में बताया कि उसका कैसा था क्या नहीं, तो आप वो फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर देती होंगी कि अगला बंदा क्या होगा क्या नहीं बनेगा, इससे भी कुछ तो आइडिया इसका लग जाता होगा। ये जो हम रिग्रेशन सेशन करते हैं, इनका नाम ही रिग्रेशन है। रिग्रेशन मतलब पीछे जाना। तो इसमें आगे जाने का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन जब पिछला रिजॉल्व करते हैं, एक्चुअली पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है ऐसे समझ लो। जो हम पास्ट में कर रहे थे या सोच रहे थे, उसी के बेस पे हम आज बने हैं। ठीक है, जो हम आज हैं और हमारी जो आज पोटेंशियल है, उसी के बेस पे हमारा फ्यूचर होगा। अगर आज आपके पास एक कुछ एक्स हॉर्स पावर की गाड़ी है तो वो उतना ही स्पीड पे आगे जाएगी ना। अगर आपके पास 2 व्हीलर है या छोटी नैनो कार है या आपके पास कोई बड़ी कार है, उसके हिसाब ही से उसकी स्पीड होगी। तो दैट इज प्रेजेंट में हमारे पास क्या है, हम किस चीज़ से बने, वो हम बने हैं पास्ट से। और अभी हम अगर फ्यूचर में, अगर हमने पोटेंशियल जान लिया और नेगेटिव पास्ट को रिजॉल्व कर लिया, तो प्रेजेंट में हमने समझ लिया हमारा पोटेंशियल है, तो उसी के बेस पे हम अपना पॉजिटिव फ्यूचर आगे लेके आ सकते हैं। इसे हम टैरो से भी देखते हैं और इसे हम रिग्रेशन वाले जो या हीलिंग सेशंस या इनर चाइल्ड हीलिंग सेशंस जो सेशंस करते हैं, उसके थ्रू हम पास्ट रिजॉल्व करते हैं। उसमें उसको अपनी पोटेंशियल पता लगती है, उसे पता चलता है कि मेरे अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। उसके बेस पे वो अपना, जो हम कहते हैं ना अपना फ्यूचर आप खुद लिखते हैं, वो ऐसे ही तो खुद लिखते हैं अब अपना फ्यूचर। खाली लिख देने से नहीं होता दैट आई एम अट्रैक्टिंग $10,000 इन नेक्स्ट 3 days। वो होता है ना मैनिफेस्टेशन। वो ऐसा मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगा? आप अपने घर में बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, आप खाली वो चेक भरे जा रहे हैं जो उसमें वो आपको इंस्टाग्राम पे भेज रहा है। ऐसे थोड़े मैनिफेस्टेशन होता है। खुद में तो कुछ काम करिएगा कि नहीं? मैम तो करना ही पड़ेगा। मैम आपके पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो मतलब कि ऐसे कुछ ऐसे पेशेंट जैसे उनके लाइफ में बहुत चीज़ें खराब चल रही हो और वो आते हैं आपसे वो पास्ट रिग्रेशन थेरेपी लेने के लिए, ताकि उनका जो प्रेजेंट और फ्यूचर ठीक हो सके। ऐसे भी पेशेंट आते हैं? बिल्कुल, बहुत वो आते ही ऐसे पेशेंट हैं। अच्छा, आते ही ऐसे पेशेंट। आप हीलिंग की बात कर रहे थे ना, लोग चाहे मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, लेकिन उससे क्या होता है, लोग कहते हैं कि आप अब उसमें हमारे पास सिंबल्स हैं, उसमें हमारे पास बहुत क्विक हीलिंग के तरीके हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगी, बस आप हाथ लगाएं और आपके पास ऊर्जा आप ठीक कर दें, तो अगर आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करना चाहते, तो एक बार अगर आप हील हो जाएंगे, उस समय आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, वो फिर किसी और तरफ से बाहर निकलेगी। मानो वॉल्केनो है, ठीक है, वॉल्केनो में क्या है, जहाँ अर्थ का वीक पॉइंट है वहाँ से वो बाहर निकल आएगा, जैसे ही एयर वहाँ जो अर्थ के नीचे प्रेशर होगा, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट ठंडा हो गया, फिर प्रेशर कहीं और हुआ, फिर वो वहाँ से निकल आएगा। तो हीलिंग में कई बार सिर्फ उस समय की टेम्परेरीली चीज़ों को सप्रेस कर दिया जाता है और बाद में वो फिर किसी ना किसी और बीमारी के फॉर्म में या किसी और, या आपका कोई कहीं गलत समय पे गुस्सा आ गया या फिर आप रोने लगे गलत समय पे, तो वो फिर कहीं इधर उधर निकलता है। तो क्या वो कंप्लीट हीलिंग नहीं होती, रूट कॉज से हीलिंग करनी होती है। तो जो हीलिंग होती है वो टेम्पोररी होती है, परमानेंटली भी हील हो जाती है अगर कोई प्रॉब्लम हो जाते हैं, बशर्ते कि हीलिंग की जर्नी इतनी खूबसूरत नहीं होती। एक तरीका होता है आप बैठ जाएं, रिलैक्स कर लें। मानो आप मेरे पास कोई टेम्पररी ये लेके आई, मुझे एग्जाम देना, मैं इस समय एंग्शियस हूँ, तो वो आपकी हीलिंग हो जाएगी। अब आपका लाइफ का कुछ मेजर इशू चला आ रहा है, मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है, मैं हमेशा से ही अनलकी हूँ और कुछ मेजर इशू चला आ रहा है, तो उसे अगर मैं टेम्परेरीली हीलिंग करके आपको भेज दूंगी तो आपके उस समय की एंग्जाइटी शांत हो जाएगी, लेकिन वो इशू आपका अंदर से नहीं जाएगा। वो पॉसिबल है, उसके लिए फिर हम प्रॉपर, एक होती है हीलिंग, एक होती है थेरेपी, एक होती है कोचिंग, ठीक है, और एक होती है काउंसलिंग, ठीक है। तो इसमें जो खाली ऐसे स्पिरिचुअल हीलिंग कर दी, तो वो
किन्हीं चीज़ों के लिए काम करती है, किन्हीं चीज़ों के लिए नहीं करती, और इस तरह से बताना लोगों को मिसलीड करना हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट सेशन है, तो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन होता है। बट क्योंकि नट शेल में रूट कॉज पे जाना ज़रूरी है और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ज़रूरी है। हीलिंग के बाद अगर आपने अपना थॉट पैटर्न, अपना लाइफस्टाइल, अपना सब एनवायरनमेंट सेम रखा तो फिर वो प्रॉब्लम के वापस आने के पूरे चांस होते हैं। ओके। और मैम जैसे रिकी मास्टर जैसे नेट वगैरह में जैसे गूगल वगैरह करते हैं या फिर कभी भी देखती है, वो लोग हाथ में जैसे आपने भी डाला हुआ है, ये क्रिस्टल क्या, इसको क्या बोलते हैं, बैंड? ये क्रिस्टल्स हैं, देखिए इसमें कुछ मल्टी कलर क्रिस्टल्स हैं और इसमें एक ये टाइगर आई है, ये इस तरह से ये क्रिस्टल्स हैं। इसको मैं ये बहुत अच्छा एनर्जी देते हैं, एनर्जी देते हैं। कई बहुत सारे क्रिस्टल प्रोटेक्ट करते हैं आपको नेगेटिव एनर्जी से, कुछ क्रिस्टल आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, कुछ क्रिस्टल हमारी बॉडी को, हमारी ऑरा की एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। लेकिन इनकी भी अलग से स्टोरी है, ये इनसे भी हम बात करते हैं, इनके साथ भी एक संबंध बनाना होता है, इनसे बात करनी होती, क्योंकि अपने आप में पड़े पड़े कोई भी चीज़, कोई मूर्ति भी भगवान नहीं होती, उसमें भी प्राण फूकना पड़ता है। प्राण प्रतिष्ठा एक होता है कि हाँ, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, जिंदा रखने तो के लिए। क्रिस्टल्स एक्चुअली बहुत सेंसिटिव चैनल्स होते हैं और नेगेटिविटी भी जल्दी उठा लेते हैं और पॉजिटिविटी भी जल्दी उठा लेते हैं। पर जो सिर्फ नेट से मंगा के क्रिस्टल पहनते हैं, उनको समझ नहीं है कि कई बार उन्हें उल्टा असर देते हैं, वो बॉडी से एनर्जी लेनी शुरू कर देते हैं। अगर मान लो जैसे कि आप एक तरह से आपको मैं हीलिंग मास्टर बोलता हूँ, जैसे कि मैं हीलिंग मास्टर हूँ, तो क्या मैं खुद अपने आप को हीलिंग कर सकता हूँ? 100%। अगर आप अपनी हीलिंग नहीं कर सकते तो फिर तो आपका हीलिंग सीखने का कोई फायदा नहीं है। प्रॉब्लम्स इसका मतलब आपको भी आता है और आप खुद करती भी होगी अपने आप? सबसे पहले तो प्रॉब्लम तो बाद में आती है। हीलिंग मैं आपको नहीं करती, मैं यूनिवर्स से ऊर्जा लेके, ब्रह्मांड से ऊर्जा लेके अपने थ्रू चैनल करती हूँ। तो पहले तो वो मुझे हील करती है ऊर्जा, फिर उसके बाद उस ऊर्जा को लेके मैं पास ऑन करती हूँ दूसरे व्यक्ति को। मैं हूँ, जैसे आप हैं, हम सब एक हैं, लेकिन मेरे पास ये कला है कि मुझे वो ऊर्जा ब्रह्मांड से लेनी आती है। इतना ही डिफरेंस है। मैं भी नॉर्मल हूँ जैसे सब हैं, ठीक है। तो एक हीलर जो है अपने, वो हीलर नहीं होता, वो एक्चुअली चैनल ऑफ एनर्जी होता है, अपने थ्रू ऊर्जा को पास ऑन करता है। लगभग हम यहाँ पे जैसे हम हस्बैंड वाइफ आपसे लगभग दो घंटे ऑलमोस्ट होने वाला है आपसे मिले हुए। एक हमारे बारे में बताइए कि जैसे हमको देख के जैसे आप तो मैं ये सुनी हूँ कि लोग फील कर लेते, जो मास्टर होते हैं, हीलिंग मास्टर होते हैं, वो फील करते हैं ऑरा को, एनर्जी को। तो अभी जैसे हम ये स्टूडियो में बैठे हुए, तो यहाँ का एनर्जी या हमारा जो एनर्जी है वो आपको कैसा फील? किसी से मिलते हैं, जैसे कि अब अगर होगा तो हमेशा के लिए होगा वो चीज़ें। मैं किसी से मिलता हूँ, चाहे मेरे अगल बगल आस पड़ोस के लोग हो, चाहे यार दोस्त हो, चाहे बाहर कोई भी हो, तो उनसे अगर हम जब मिलते हैं तो हमसे उनको कैसी वाइब्स आती है, हमसे उनको एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव मिलती है एनर्जी, निगेटिव मिलती है, कैसे मिलती है? ये तो देखो डिपेंड करेगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। अगर सामने वाला व्यक्ति भी पॉजिटिव है तो उसको आपकी ऊर्जा पसंद आएगी। अगर सामने वाला व्यक्ति नेगेटिव है, उसे तो अपने जैसा व्यक्ति अच्छा लगेगा ना। बिल्कुल, समझ रहे हो? तो क्योंकि हर कोई नहीं समझता कि पॉजिटिव ही अच्छा होता है, कुछ लोगों को नेगेटिव। अब राक्षस को राक्षस पसंद आएगा, देव को देव पसंद आएगा। हम जब आप इससे पहले मैं आपसे कभी मिला नहीं था, फोन पे हमारी बात हुई थी। जब हम दोनों आपसे मिले, बी फ्रैंक, आप मतलब ऑनेस्टी के साथ बताइए, ऐसा नहीं कि सामने बैठे हैं तो हम मुझे खुश करने के लिए नहीं, जो रियल चीज वो बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा मतलब वाइब। मतलब देखो, जब हम वाइब मैच करती है ना, तो हम आम भाषा में से क्या कहते हैं, ये व्यक्ति हमें अपना सा लगा। मुझे इसके साथ ऐसे नहीं लगा, परायापन नहीं लगा मुझे, कि जैसे मैं इसे जानती नहीं हूँ। जैसे सिर्फ आप दोनों ही नहीं, लेकिन टीम के बाकी लोग भी हैं आसपास, तो कोई भी ऐसे अलग सा नहीं लग रहा कि भाई ये क्यों यहाँ बैठा है। सब एक शांत, ग्राउंडेड और बहुत ही ठहराव वाले। जैसे आप दोनों के अंदर बहुत ग्राउंडेडनेस है, इनके अंदर ज़्यादा है, आपके अंदर थोड़ी सी एंजाइटी रहती है। उसके अलावा मेरा एक देखने का तरीका, मैं ऐसे हाथ लगा के एक एक चक्रा आपका देख सकती हूँ कि ये कितना पॉजिटिव है। नहीं तो वो प्लीज अब कैमरे के सामने दिखाइए, क्योंकि वो लोग देखना भी चाहते हैं, एक बार दिखा सकते हैं तो अगर आप एक जना को यहाँ आ जाइए तो हम मैं आता हूँ। आप आ जाइए, ठीक है। तो आप एक बार आंख बंद करें, गहरा लंबा सांस लें, बस रिलैक्स करें, अपना सांस छोड़ दें और बस अब अपना नॉर्मल ब्रीथ लेते रहें सांस, बस। ठीक,
आँख खोल दूँ ना? अपने आँख, हाँ खोल लीजिए, अपनी हथेलियाँ खोल लें। ठीक है, अब मैं चेक करती हूँ, आपके चक्रास चेक कर रही हूँ इस समय। ठीक है, ठीक है। तो आपका जो विज़न है फ्यूचर के लिए वो बहुत अच्छा है, ठीक है, आप बोलते हैं, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं आपका एक चक्रा जो है सोलर प्लेक्सस, उसमें थोड़ा-सा एनर्जी डिस्टर्ब है। तो उसके अंदर या तो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको, या थोड़ी-सी कॉन्फिडेंस, विल पावर रिलेटेड प्रॉब्लम है। जिस हिसाब से टैलेंट है वो निकल के बाहर नहीं आ रहा। तो फिज़िकली पहले मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि कोई-कोई सिम्पटम फिज़िकली मैनिफेस्ट करता है, कोई इमोशनली करता है। तो वो मुझे जानना है हाँ, आपसे बताइए। कि आपका डाइजेशन, ये जो ट्रैक है यहाँ पे, जी। जो खाने का या डाइजेशन का, हाँ। वो आपके हिसाब से नॉर्मल है, हाँ, या आपको बिल्कुल लगता ठीक है है। कुछ कमी है? मुझे थोड़ा-सा डाइजेशन की थोड़ी-सी दिक्कत रहती है, और कोलेस्ट्रॉल की थोड़ी दिक्कत मेरी पिछले साल हुआ था, लेकिन अब वो बिल्कुल फिट एंड फाइन हाँ, है। तो यहाँ पे भी एनर्जी लो आई थी आपकी हार्ट चक्रा में, और यहाँ पे जी। भी लो है। तो ये वाला पोर्शन आपका लो है। बाकी आपकी फिजिकल ऊर्जा और आपकी मेंटल विजन और पीस ऑफ माइंड थोड़ा फ्लक्चुएट किया, एक बार ठीक आया, एक बार नहीं आया। तो वो कभी आप बहुत 100% ज़्यादा, पीस में होते हैं, और कई बार हाँ, आप बहुत ज़्यादा। एंग्जाइटी में आ जी, जी। जाते हैं, वो भी दिक्कत है। डेफिनेटली 100% ट्रू, 100% ट्रू। मैं एक्चुअली मैं ऐसे 4-5 साल लगभग होने को है, मैं हार्डकोर मतलब नॉनवेज खाता था। उसके बाद मैंने ना थोड़ा-सा प्रेमानंद बाबा जी को मैं बोलना चाहूँगा कि प्रेमानंद बाबा जी को मैं अपना आइडियल मान चुका हूँ श्योर, उनको। ओके, उनकी हर बात को फॉलो भी करता हूँ। तो उसके ठीक बाद है। मैं बिल्कुल ही, मेरी मिसेज तो शुरू से नहीं खाती है, तो मैंने भी छोड़ दिया। घर में एक मैं ही खाता था, तो मैंने छोड़ दिया। और छोड़ने की वजह एक वो है यार, जैसे मैंने छोड़ा तो मेरे कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो गई। छोड़ने के बाद? छोड़ने के बाद अच्छा। तो डॉक्टर ने बताया कि खा रहे थे तो वो शेड्यूल सही चल रहा था, तो उन्हें छोड़ा तो उसी का इम्पैक्ट है कि वो बहुत ज़्यादा चल रहा था। ये ठीक हो जाएगा। तो अब मेरा बिल्कुल ही फ्लैट है, बिल्कुल ठीक हो गया, वो उसको कोई दिक्कत नहीं है। और डाइजेशन की इशू के बारे में थोड़ा सा मेरा कंस्टिपेशन का दिक्कत रहता है, वो थोड़ा सा रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन ठीक है। जो आपने बताया वो मैं उससे 100% श्योर तो हूँ। थोड़ी सी अगर इसमें हम जैसे इतना ही देख के मैं बैठ जाऊँ? आप बैठ जाइए, तो अगर विल पावर और उसको बढ़ा लेते हैं, एक मिनट। अपना एंगर अगर कहीं पे आता है उसे कंट्रोल कर लेते हैं, तो भी आपका ये वाला इशू जो है वो ठीक होगा। वो जो एक साथ में आपने जो ऐड किया एंजाइटी का, उस चीज़ पे मैं आना चाहता हूँ। आपने जब मेरा चक्रा चेक किया तो आपने बोला कि आपको कभी बिल्कुल आप फ्रेश होते होंगे, बिंदास, कभी आपको एंजाइटी होता होगा। अब मैं एंजाइटी पे आता हूँ, जो शुरू में हमने टॉपिक छेड़ा था जी। कि वो चीज़ मेरे को भी होती है, और मैं सबसे अधिक हर बात को अपने मतलब अभी तक में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। गलती हर एक इंसान करता है, गलती भी और सही भी मैं अपने मिसेज से शेयर करता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को ना थोड़ा सा ये लग मतलब रहा जब है। ये एंजाइटी, मतलब कि जब परेशान होते हैं ना, तो बिल्कुल चुप, साइलेंट, और उस चीज़ को तब मैं समझ जाती हूँ। तो वो चीज़ें मैं सब कुछ शेयर करता हूँ। तो और मेरे को ना ये एंजाइटी जो वर्ड है ना, मेरे को ये कभी भी फील नहीं होता। मैं इसको नहीं, मैं ये शुरू से, जब से मेरा जन्म हुआ है, मैं गांव से आता हूँ, तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जैसे स्कूल में ही कभी किसी दोस्त से मेरा झगड़ा हो गया, तो बहुत अच्छा दोस्त था, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया, ठीक है, लेकिन फिर 10 दिन में वो सॉर्ट आउट हो गया। फिर मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि यार मेरे को ना कोई चीज़ को किसी को देना है चीज़ें, और वो चीज़ मेरे पास अवेलेबल, इससे मैं कैसे दूँ, क्या करूँ, मैं परेशान हूँ। फिर वो 5-7 दिन में सॉर्ट आउट हो गया मामला। तो मेरे को एंजाइटी जो आप नाम दे रही है, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं कि मेरे को एंजाइटी है। वो मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम्स है, ये मैं फाइट करूंगा, 10 दिन में ठीक हो जाएगा, और वो हो जाता है। लेकिन आप कह रही है तो वो चीज़ मेरे साथ बिल्कुल सही है, 110%। हर 20 दिन 25 दिन पे कुछ प्रॉब्लम्स आता है, मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, परेशान होता हूँ तो थोड़ा सा साइलेंट हो जाता हूँ। यही चीज़ें होती उसी में तो सारी जो हमारी साधना, मेडिटेशन उसी के लिए तो है ना। उसको आने वाली प्रॉब्लम को तो हम रोक नहीं सकते, बिल्कुल। लेकिन उसमें जो आप थोड़ा विचलित होते हैं, अगर उससे आप थोड़ा कम विचलित हों तो क्योंकि जब एक बारी वो लहर आके जाती है ना, तो सारी पूरे समुद्र में, पूरे तालाब में ऐसे जो रिपल इफेक्ट आता है, तो वो आपकी ऊर्जा और ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर वो तो आएगी, थोड़ा विचलित इंसान होगा, लेकिन थोड़ा सा आप ज़्यादा विचलित हो जाते हैं क्योंकि आपकी ऑरा की सेंसिंग में वो चीज़ आई है। ठीक है। तो अगर वो ही आप थोड़ा सा ध्यान बढ़ाएंगे, अपना साधना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये सेट हो जाएगी। ठीक है।
अब क्योंकि ये बीमारी की नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इसको बीमारी में नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आजकल लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। हम चीज़ें उसको समझ गए हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम्स ही आती जाती रहेंगी, तो इस करके हम जो है विचलित नहीं होते हैं, लेकिन लोग विचलित हो जाते हैं और फिर इसी अपनी बीमारी को न्योता देते हैं। तो हम आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप मतलब कि ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे कि इस चीज़ से वो कैसे टैकल कर पाए, कि उन्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हम जैसे कि बहुत सारे लोग जो है जो परेशान होते हैं तो आपके पास आ जाते हैं, क्या आम आदमी भी जो हीलिंग के पास मतलब हीलर के पास नहीं जाते हैं या किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जा पाते हैं, तो क्या वो अपने आप से भी ठीक कर सकते हैं? जब तक अपने आप से ठीक कर सकता है व्यक्ति तब तक उसे ज़रूर करना चाहिए, लेकिन जब अपने आप की बर्दाश्त खत्म हो जाए तो सफ़र नहीं करना चाहिए, तब हीलर के पास जाना चाहिए। लेकिन अपने आप के लिए क्या करना है वो मैं बता देती हूँ जी। आपको कोई परेशानी आई, एक बार आई, ठीक है, आप उससे कितना विचलित हुए कि आपको लगता है मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आपको क्या लगता है किसके साथ ऐसा होना चाहिए था? भगवान ने मेरे ही साथ ऐसा तो आपको क्या लगता है भगवान किसके साथ ऐसा कर दे तो आप खुश हो जाएंगे जी। ठीक है, उसको तो प्रॉब्लम नहीं आ रही, मुझे क्यों आ रही? ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स को लोग लेके आते हैं ना। तो सबसे पहले आप सोचें, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है तो अगर ये हो गया है तो होना ही था, क्या आपका इस पे कोई कंट्रोल है? क्या पास्ट में आप कुछ ऐसा करते जो आपने नहीं किया ताकि ये अवॉइड हो जाता? जैसे छोटी सी बात, अगर आप फेल हो गए हैं तो क्या आपके हाथ में था ना, आपने पढ़ाई नहीं की। अब अगर मैं बीमार हो गया था, लास्ट मोमेंट बुखार हो गया, लेकिन पूरे साल तो बीमार नहीं हो गए थे आप जी। तो वो आप सहारे ढूंढ रहे, ब्लेम करने के लिए आप लोगों को या आउटसाइड सिचुएशंस को ढूंढ रहे हैं। तो अभी आपके सामने कोई और नहीं बैठा है, आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम लिख लीजिए, फिर देखिए इसका जिम्मेवार कौन है, फिर आप उनके नाम लिख लीजिए, माता पिता, एनवायरनमेंट, टीचर, बाहर के लोग, जो भी कम पैसा था, ये था, जो भी हाल वो लिख लीजिए। अब आप उसको ऑनेस्टली देखिए, इनमें से किन चीज़ों को मैं बदल सकता था, कहाँ मैं अपने हालात बदल सकता था। वाकई इसमें से आप आधी से ज़्यादा चीज़ों को क्रॉस कर देंगे, क्योंकि जब तक हम जिम्मेवारी बाहर डालते हैं तब तक हम ना हील हो सकते हैं ना ग्रो कर सकते हैं। जैसे ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि अब हो गई, मेरे बस में नहीं है, ये होनी थी, मैं इसी परिवार में रहता हूँ, इसके यही हालात है, मैं इतना ही कर सकता था, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है। या लोगों को सुनना पसंद नहीं आता, क्योंकि सोल ही डिसाइड करती है उसे किस फैमिली में जाना है जी। तो बाहर तो ब्लेम करना तो बंद कर दीजिए। जैसे ही आप ब्लेम करना बंद करते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं, हीलिंग का वो पहला स्टेप है। फिर जिम्मेवारी लेने के बाद आप देखते हैं मैं इसमें क्या कर सकता, अब क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ भूल जाइए, कर सकता हूँ, उस रास्ते पे आगे बढ़िए। उस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, उसको दूर कैसे करना है ये देखिए। अब आपकी ऊर्जा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लग रही है। आपकी नहीं तो ऊर्जा अभी तक क्या लग रही थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों हो रहा हूँ, मैं अनलकी हूँ, मुझे लकी स्टोन पहना दीजिए, मुझे कुछ उपाय बता दीजिए, इस मंदिर उस मंदिर से, इस उपाय से उस उपाय। मंदिर जाना है, भगवान का शुक्रिया करने जाएं, उस ऊर्जा में बैठ के उसका आनंद लें, ना कि ये दे दो, तुमने नहीं दिया, तुमने भगवान मेरे साथ ऐसा किया। भगवान पे भी ब्लेम गेम ही चल रहा है। तो ऐसे चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, दूसरा परमात्मा के लिए शुक्रिया लिखना हर रात। मैं हर अपने पेशेंट, हर स्टूडेंट और हर व्यक्ति से कहती हूँ, और मैं खुद भी करती हूँ, एक डायरी लगा लीजिए, हर दिन 5 चीज़ों के लिए आप माता पिता, परमात्मा, आसपास के लोग जो आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मौसम कैसा है, भाई आपको बाहर निकलेंगे तो गोली लग जाएगी, अब इस माहौल में नहीं रह रहे हो, सड़क टूटी हुई है पर सड़क तो है, घर पहुंच जाएंगे, जो अच्छा है उसके लिए आप धन्यवाद कीजिए। हर दिन 5 नई चीज़ों के लिए धन्यवाद कीजिए। बहुत बड़ी हीलिंग यहाँ से होती है। ये मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहती हूँ। और करके अगर कुछ दिन, वो 21 दिन करके हमारे यहाँ वीडियो के नीचे अगर वो अपना रिजल्ट कमेंट्स में हमें बहुत अच्छा लगेगा जी। ये मेरा शॉर्ट मेथड है, बहुत बढ़िया। कुछ पैसा नहीं लगता इसमें, सिर्फ आपको बस धन्यवाद लिखना।